को है और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर बिहार चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। हमारे साथ पटना से लगातार हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जुड़े हुए हैं, जो बता रहे हैं कि समीकरण इस बार का बिहार का कहता क्या है। और बड़े गेस्ट पैनल के साथ स्टूडियो में हम जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बार फिर से दीपक जी का रुख करते हुए, दीपक जी, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है, एक तरफ नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, ऊपर से दूसरी तरफ नीतीश के एक मंत्री का घूस लेना। हालांकि नीतीश कुमार की छवि साफ है और तुरंत उन्होंने एक्शन लेते हुए अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। फिलहाल ये बताइए कि बिहार की राजनीति का जो ऊंट है वो किस करवट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई दिनों से आप लगातार बिहार में जमे हुए हैं। देखिए, बिहार की राजनीति कैसे मोड़ पर खड़ी है, जिसके बारे में कुछ भी इस वक्त सीधा सीधा प्रेडिक्ट करना बेहद जल्दबाजी होगा, क्योंकि चुनाव को हमको चरण दर चरण देखना होगा। आज पहले चरण का चुनाव है, कुल 5 चरणों में चुनाव है, और इन 5 चरणों में किसका पलड़ा भारी रहता है ये शाम तक ही पता पड़ पाएगा, जब वोट गिर जाएंगे, कितना प्रतिशत वोटिंग होता है, किस तरह के लोगों ने निकलकर मतदान किया है। जो हम लोग एग्जिट असेसमेंट करेंगे उसके हिसाब से क्या निकल कर आ रहा है। तो आज ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा चित्रा, कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन हम ये अनुमान जरूर लगा सकते हैं अपने सहयोगी अमित के साथ कि इस चरण में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका ज्यादा दांव पर लगा हुआ है। वो पार्टी थी जनता दल यूनाइटेड। कितनी सीटें थी? 49 में से जनता दल यूनाइटेड के पास 29 सीटें थी। उनको 29 सीटें थी। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के लिए साख की बात है, क्योंकि जेडीयू काफी मजबूत धड़ा जो है, जेडीयू उस तरफ है, और जेडीयू के लिए ये बताना होगा कि आखिर 29 सीटें जब आई और जब वो कास्ट समीकरण को जोड़ते हैं, इसे आप एमवाई समीकरण लालू का, तो और कितनी बढ़ती है, क्योंकि बीजेपी इस बात को कह रही है कि इस बात धड़ासाई हो जाएगी जेडीयू और महागठबंधन जो है। तो ये एक बात साफ है कि नीतीश कुमार के लिए साख की बात है कि उसने अपने बलबूते, अगर 29 सीटें ले, अपने बलबूते नहीं थी, वहां पे बीजेपी थी, बीजेपी को 13 सीटें उस समय मिली थी, तो यानी 29 और 13 उनकी थी। अब बीजेपी अलग है, तो बीजेपी के लिए है कि वो कितना मजबूत होती है नीतीश कुमार से अलग होने पर, अपनी ताकत कितनी है उनके सहयोगी की। लेकिन सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार के लिए कि आखिर उनको यह बताना होगा कि वो क्या अकेले चुनाव लड़ रही है मैदान में और लालू यादव साथ में आया, जातीय समीकरण एकजुट हुआ है, तो और कितना मजबूत होकर 29 से और आंकड़ा कितना बढ़ाते हैं। हालांकि लालू यादव नीतीश कुमार का ये कहना है कि और मजबूत हो गया, यानी 29 के बाद और ज्यादा सीटें होंगी और आरजेडी की होंगी, तो यानी कहीं ना कहीं लगता है कि महागठबंधन का जो साख है वो दांव पे होगी, कि यहां बहुत मजबूत है यार महागठबंधन की साख दांव पर है। अफजल अब्बास साहब हमारे साथ हैं। अफजल साहब, कि और मजबूत हो गया, यानी 29 के बाद और ज्यादा सीटें होंगी और आरजेडी की होंगी, तो यानी कहीं ना कहीं लगता है कि महागठबंधन का जो साख है वो दांव पे होगी, कि यहां बहुत मजबूत है यार महागठबंधन की साख दांव पर है। अफजल अब्बास साहब हमारे साथ हैं। अफजल साहब, लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो अच्छे आदमी हैं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ईमानदार है, लेकिन लालू के साथ क्यों चले गए? ये आपका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट। देखिए सर, लोगों का अपना अपना परसेप्शन हो सकता है, लेकिन सवाल इस बात है कि लालू यादव आज के डेट में, ठीक है, उन पर करप्शन का आरोप लग गया और उसके बाद से वो 12 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, ये है अलग पहलू है। लेकिन बिहार के अवाम ये देख रही, चाहे जनता दल यू के हो या आरजेडी के हो या कांग्रेस को या इवन बीजेपी के लोग या बिहार की टोटल 10 करोड़ अवाम देख रही है कि यहाँ का अगला सीएम जो गठबंधन का नीतीश कुमार हो गए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, नीतीश कुमार अगला सीएम बनेंगे, तो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं, ये विपक्ष का एक इल्जाम लगा के हमारे वोटों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बिहार के अवाम, बिहार के नवयुवक, बिहार के गरीब गुरबा, मुस्लिम, जो भी लोग हैं, सब लोग इस बात को समझ जाए कि यह हथकंडा अपनाया जा रहा है, ये बीजेपी का एक हथकंडा है और इसको र्यूमर की तरफ फैलाया जा रहा है, स्प्रेड किया जा रहा है ताकि वोट का डिवीजन हो सके। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होने वाला है। जनता दल यूनाइटेड आश्वस्त है, आरजेडी आश्वस्त है, एनडीए आश्वस्त है, लेकिन इसके बीच जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बिहार का वोटर, बिहार के जो मतदाता हैं, वो बहुत हद तक स्ट्रैटेजिकल वोटिंग करने वाले हैं, नीति और रणनीति के हिसाब से वोटिंग करने वाले हैं। अगर अर्बन सेक्शन को देखा जाए तो यहां पर बीजेपी मजबूत दिखाई देती है, जैसे पटना की बात कर ली जाए या बड़े शहरों की बात कर ली जाए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महागठबंधन की ताकत बड़ी है और मजबूत है। इस फैक्टर को भी हमको ध्यान में रखना होगा कि कहीं ना कहीं शहरी और ग्रामीण इलाकों का मतदाता अलग अलग तरह से वोट करता है बिहार के अंदर, ये साफ दिखाई देता है अभी तक के ट्रेंड को देखने के हिसाब से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह होगा चित्रा कि 2015 के विधानसभा चुनाव के अंदर जो स्थापित जातीय समीकरण है, जिनको ध्यान में रखकर बीजेपी ने भी टिकट बांटे हैं, जिस जाति की जितने जनसंख्या है उसी अनुपात में उन्होंने टिकट दिए हैं, और इसका खासा ख्याल महागठबंधन ने भी रखा है। तो क्या जातीय समीकरण अगर टूट पाते हैं और अगर जातिगत समीकरण टूटते हैं तो बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होगा, और अगर जातिगत समीकरण नहीं टूटते हैं, एमवाई का समीकरण यहां पर बैठता है मुस्लिम यादव का, तो इससे जेडीयू को बहुत बड़ा फायदा होगा,
क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जो वोटर है वो बाप के हिसाब से वोट करता है, यानी ब्राह्मण, अगला और पासवान, और वही कॉम्बिनेशन उनके हिसाब से साथ है। और अगर माय कॉम्बिनेशन की बात कर ली जाए मुस्लिम यादव, तो उसमें महादलित भी जुड़ेगा, उसमें थोड़ा ओबीसी भी जुड़ेगा, उसमें अति पिछड़ा वर्ग भी जुड़ेगा, जो एक हद तक जेडीयू और आरजेडी के खाते में परंपरागत तौर पर जाता रहा है। तो चित्रा, यहां पर इन दोनों इक्वेशंस को देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि जाति के समीकरण टूटते हैं इन चुनाव में या फिर नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, और जाति भी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो सदियों से बिहार की राजनीति में चला आ रहा है, और उसी को देखकर टिकटों का बंटवारा भी वहां पर राजनीतिक पार्टियां करती हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, महिलाओं में कितना ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर ही आप समझ लीजिए किस तरह से अपने घरों से सुबह सुबह ये लोग बाहर निकली और मतदान करने के बाद अमिट स्याही के निशान अपनी उंगली पर दिखाती हुई। हमारे साथ दो सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। नवादा से अभिषेक चंद्रा हमारे साथ मौजूद हैं और बेगूसराय से हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद चतुर्वेदी। एक बार अरविंद का रुख कर लेते हैं। किस तरह की तस्वीरें आप दिखाएंगे हमें? और सुबह से ही हम देख पा रहे हैं काफी ज्यादा उत्साह वहां पर देखा जा रहा था, अंदर लाइनें लग गई थी, अभी कैसी तस्वीर उभर कर आ रही है वहां से? मैं चित्रा आपको बता दूं कि हमारे सहयोगी आप देख रहे हैं अंदर काफी ये जो बड़ा स्कूल है और आप देख रहे हैं कि अंदर लाइन लगी हुई है। आप ये जो गेट लगा हुआ है उसके पीछे से देख सकती हैं, लोग अपना वोट डाल रहे हैं और वोट डाल के वापस आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं चित्रा कि जो बेगूसराय है यहाँ पे 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 में बहुत जबरदस्त कांटे की लड़ाई चल रही है। हमारे साथ यहाँ के हमारे जो रिपोर्टर हैं जितेंद्र, वो यहाँ हमारे साथ हैं, वो आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह की लड़ाई बाकी जगहों पर चल रही है। जितेंद्र, क्या है जो 7 सीटें हैं उसमें पिछली बार कौन कितनी सीटें किनके पास थी और अब क्या स्थिति है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले बार जो है 3 जो है जेडीयू के पास था, 2 बीजेपी के पास था, 1 सीपीआई के पास था। अभी जो फिलहाल 7 विधानसभा पे जो 7 विधानसभा पे जो सीट पे लड़ाई हो रही है, कांटे की टक्कर है, उसमें कहीं न कहीं विजय महागठबंधन के हाथ में 5 सीट उनके हाथ में जाया जाएगा, 1 सीपीआई के जाएगा और 1 चेरिया बरियारपुर फिलहाल बताया जा रहा है कि चेरिया बरियारपुर जो एलजेपी के पास जाएगा। जी चित्रा, जिस तरीके से हमारे यहाँ के रिपोर्टर का कहना है, उनका कहना है कि कांटे की टक्कर है, लेकिन यहाँ पर जो है महागठबंधन बेहतर स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। जो इन्होंने हाल फिलहाल में अलग अलग जगहों पे जाने का काम किया है और उसके बाद ये इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। लेकिन अभी कुछ कहना कठिन होगा चित्रा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे संपादक दीपक जी कह रहे थे कि गाँव और शहरों दोनों में ट्रेंड एकदम अलग अलग है और सभी अभी कोई भी प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समीकरण पूरी तरीके से उलट गया है। कभी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हुआ करते थे, लालू यादव के परिवार से इस बार कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसपे लोगों की नजर है, लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लोगों में बहुत उत्साह है और अलग अलग मुद्दों को लेकर वोट दिए जा रहे हैं। कुछ विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं, कुछ जाति के नाम पे वोट दे रहे हैं और कुछ जो है उनको लगता है कि कोई नई शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि यूथ का बहुत बड़ा योगदान है इस चुनाव में। लगाना काफी ज्यादा कठिन होगा कि कौन जीत रहा है कौन हार, लेकिन दीपक जी को जोड़ना चाह रहे थे। जी दीपक जी। चित्रा, अभी खबर आई है कि चुनाव आयोग ने स्टिंग के जांच के आदेश दे दिए हैं। अमित, क्या खबर है, क्या पूरी खबर है? सर, ये अभी इलेक्टोरल ऑफिसर से मेरी बात हो रही है, इन्होंने जांच के आदेश दे दिए। इन्होंने कहा कि पूरे स्टिंग को हम लोग देखेंगे, उसको हर जांच उसको पहलू से देखेंगे, किस तरीके से, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई किन लोगों ने जो है प्रलोभन दिए या फिर फंसाया गया है। तो अभी खुद इलेक्टोरल ऑफिसर जो है बिहार के, उनसे मेरी बात हो रही है। उन्होंने कहा कि मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं और स्टिंग ऑपरेशन की पूरी कॉपी जो है पूरा जो निर्वाचन आयोग है इसको देखेगा और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको भी इसको देखेंगे। यानी कि पूरी मॉनिटरिंग होगी, देखी जाएगी कि क्या कुछ जो आरोप है उसमें कितनी सत्यता है और जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया है उसमें क्या कुछ प्रलोभन दिए गए हैं या कोई फंसाने की कोशिश की गई है। यानी कहीं ना कहीं लगता है कि ये मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने इस पर ले ली है और संज्ञान में ले लिया है और अब पूरे मामले की जांच होगी। तो कहीं ना कहीं लगता है नीतीश कुमार उनका पूरा जो खेमा है उसके लिए चिंता का विषय है। उसके लिए चिंता का विषय तो ये बड़ी बात है कि चुनाव आयोग ने भी इस स्टिंग ऑपरेशन का संज्ञान लिया है, जिसके बाद एक मंत्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। जनता दल यूनाइटेड का मंत्री थे वो, और इस संज्ञान में लेने के बाद जाहिर की सी बात है यह मुद्दा जीवित रहेगा और आने वाले समय में नीतीश कुमार का पीछा करेगा। बिल्कुल, हालांकि तुरंत एक्शन लेते हुए बर्खास्त कर दिया उन्होंने अपने मंत्री को और तुरंत इस बात की शिकायत भी राज्यपाल से करते हुए ये कहा कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। लेकिन यहां पर प्रदीप जी मैं आपको लाना चाहूंगी, कम से कम जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने दिखाई है। इसके 2 पहलू, एक तो उनके पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि चुनाव शुरू ही होने वाले थे, और दूसरी ये भी क्योंकि उनकी छवि खुद की साफ है और उसको वो मेंटेन करना चाहते हैं, कम से कम जेडीयू को लेकर। बिल्कुल, तुरंत एक्शन लेकर उन्होंने एक डैमेज कंट्रोल किया है और अपनी जो छवि है उसके अनुरूप एक्शन लेने का काम किया है।
देखिए, जो दोनों गठबंधन है, अभी दीपक जी जो बात कह रहे थे, लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तीनों दलों को जो वोट प्रतिशत मिले हैं जी, दरअसल महागठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये जो अरिथमेटिक है लोकसभा चुनाव के वोटों का, उसको केमिस्ट्री में बदलने की। अगर वो केमिस्ट्री में बदलने में कामयाब हो जाते हैं तो उनका जीतना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप वोट प्रतिशत जोड़िए तो उसके हिसाब से वो सबसे बड़ा दल बनकर उभरते हैं। बिल्कुल। महागठबंधन के पास नीतीश कुमार के रूप में एक अच्छा प्रशासक, अच्छी छवि का नेता है, लेकिन उनके पास वोट नहीं है ज्यादा। लालू प्रसाद यादव हैं जिनके पास वोट है, तो वो उन दोनों में कॉम्पेटेबिलिटी कितनी बनती है। बीजेपी की शुरू में कोशिश थी कि जहां नीतीश कुमार यादव की पार्टी के यानी जेडीयू के कैंडिडेट हैं, वहां यादव वोट जेडीयू को न जाने पाए, लेकिन वैसा अभी तक जो खबरें आ रही हैं वैसा हो नहीं रहा है। यादव वोट जेडीयू को ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये बीजेपी और एनडीए के लिए चिंता की बात है। दूसरी तरफ एनडीए के खेमे में की ओर से भी बहुत सारे यादव कैंडिडेट उतारे गए हैं। और देखिए वो तो हर जाति का जहां भी कैंडिडेट होगा अपनी जाति का कुछ वोट ले जाएगा। अगर मुकाबला लालू प्रसाद यादव के यादव और बीजेपी के यादव में होगा तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी के यादव को ज्यादा वोट मिलेंगे यादव, लेकिन अगर कोई यादव नहीं है तो वहां कुछ ज्यादा वोट मिल सकते हैं बीजेपी या एनडीए के कैंडिडेट को। एनडीए में अगर आप देखें तो एनडीए की सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार ना होना। कोई सेनापति नहीं तो हो सकती है, आप दिल्ली में देखिए, इसी को तो नहीं दोहराने की कोशिश उन्होंने की है। वो देखिए, वो पार्टियां एनालिसिस करती हैं कि फायदा किसमें है, नुकसान किसमें है। प्रोजेक्ट करने से किसी को प्रोजेक्ट करती तो शायद नुकसान ज्यादा होता, क्योंकि जो नेता हैं राज्य में उनमें कोई ऐसा नहीं है कि एक नेता का कद सबसे बड़ा हो, और इसी वजह से सर्वसम्मति बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और गुटबाजी शुरू हो जाती है, जिससे बचने की कोशिश बीजेपी ने की। सर लौटती हूँ, एक बार नवादा चलते हैं, हमारे साथ अभिषेक चंद्रा वहां से जुड़े हुए हैं। और नवादा में आरजेडी और आरएलएसपी के बीच मुकाबला देखा जा रहा है, जबकि नवादा संसदीय सीट की बात करें तो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। और क्या महत्वपूर्ण जानकारी देंगे आप? फिलहाल वहां पर वोटिंग की प्रक्रिया कैसी चल रही है, अभिषेक? चित्रा, बड़ी संख्या में लोग मतदान करके जा भी चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग अपने बूथ्स पर आ रहे हैं। मेरे पीछे जो पोलिंग स्टेशन है वहां पे बहुत लंबी कतार लगी हुई है। खास करके महिलाओं की बात करें, महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं इस लोकतंत्र के पर्व में। एक लंबी कतार है लोगों की जो कि अब वोट कास्ट करके निकल चुकी है और कहीं न कहीं एक बड़ा उत्साह है चित्रा, जो कि नवादा में देखा जा रहा है। बड़ा उत्साह नवादा में देखा जा रहा है। दीपक जी का हम रुख कर लेते हैं, लेकिन दीपक जी सबसे बड़ा सवाल जेडीयू को लेकर है, क्योंकि 29 सीटों पर जेडीयू ने बीजेपी के साथ 2010 में जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उससे 5 सीटें कम यानी कि 24 सीटों से ही मतदान वो उतरी हुई है चुनावी मैदान में। तो यहां पर तो उसके लिए कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम कब्जा करें, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती उसके सामने 2010 के प्रदर्शन को कंटिन्यू करने की है। जी हाँ, 2010 के इक्वेशन से अगर थोड़ा इतर भी परिवर्तन होता है तो बहुत अलग नहीं होगा चित्रा, क्योंकि उस वक्त बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड साथ थे और इस बार आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस साथ में है। तो अब जो ताकत बढ़ेगी नीतीश कुमार की, वो जनता दल यूनाइटेड की अगर 20 सीटें ले आते हैं, 7-8 सीटें आरजेडी ले लेती है, 1-2 सीटें कांग्रेस ले लेती है, तो उनका जो ग्रैंड टोटल होगा वो 29-30 के आसपास पहुंच जाएगा। इसी इक्वेशन और इसी चीज के आधार पर नीतीश कुमार चल रहे हैं। लेकिन आपने महिलाओं की बात की, यहां पर महिलाओं को चुनावी वादे और लुभावने इरादे दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार और महागठबंधन ने 35% नौकरियों में आरक्षण देने की बात की है महिलाओं को, कि जितनी भी सरकारी नौकरियां लगेंगी उसमें 35% पद जो है वो महिलाओं के लिए सुनिश्चित होंगे। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने मेधावी छात्रों को लैपटॉप और स्कूटी देने की बात की है। स्कूटी को लेकर नीतीश कुमार ने उनसे एक मजाक में सवाल पूछा था कि भाई स्कूटी तो अब दे देंगे मेधावी छात्राओं को, लेकिन उसके लिए तेल कहां से आएगा? तो उसके बाद बीजेपी को यहां तक कहना पड़ा कि भाई 2 साल का तेल भी हम मुफ्त देंगे।
तो इस तरह के चुनावी वादों की यहाँ पर महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं को लुभाने के लिए होड़ लगी हुई है। जाहिर सी बात है, इसीलिए अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं निकल कर आ रही हैं, क्योंकि आपने 2010 में देखा होगा जो युवा वोटर और महिलाएं थी वो जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के साथ गई थी, क्योंकि तब भी महिलाओं के लिए काफी कुछ काम हुआ था। महिलाओं को जो स्कूली बच्चियां थी उनको साइकिलें दी गई थी, उनको यूनिफॉर्म दी गई थी, उनको किताबें दी गई थी। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ गए हैं, युवाओं को लुभाने के लिए फ्री वाईफाई देने का वादा किया है नीतीश कुमार ने। तो ये कई ऐसी बातें हैं जो महिलाओं और बच्चियों को ध्यान में रखकर करी गई हैं, और जिसके कारण मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि महिलाओं का मत प्रतिशत इन चुनाव में खासा बढ़ने वाला है। उम्मीद हम यही करते हैं। और 54 महिलाएं भी मैदान में हैं आज, यानी कि फर्स्ट फेज में, जिनमें से 10 पर क्रिमिनल केस भी चल रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। फौरन चुनाव सिर्फ लालू और नीतीश की राजनीतिक भाग्य का फैसला नहीं करने जा रहा, बल्कि आगे आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इसका भी फैसला इस बिहार के चुनाव से होने जा रहा है। और इसी वजह से ताबड़तोड़ रैलियां सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जा रही हैं। और नीतीश सवाल उठा रहे हैं कि प्रतिष्ठा का प्रश्न इसे नरेंद्र मोदी ने बना लिया है। और यही बातें कल दीपक जी हमने आपसे बातचीत के जरिए सुनी भी थी। नीतीश कुमार ने सबसे प्रमुखता से इससे ही उठाया था कि नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है इस चुनाव को, और इसी वजह से लगातार वो दिल्ली छोड़कर बिहार में लगे हुए हैं। बिल्कुल चित्रा, लेकिन नीतीश कुमार बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न मैंने नहीं बनाया है, मैं तो एक चुनाव की तरह इस चुनाव को लड़ना चाहता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, सबने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बता दिया है, क्योंकि एन केन प्रकारेण वो बिहार जीतना चाहते हैं। इसीलिए इस चुनाव के स्टेक्स इतने हाई हो गए हैं। नीतीश कुमार बार बार ये सफाई देते रहे कि उनके लिए ये किसी और विधानसभा चुनाव जैसा है, और उनके लिए ये उतना महत्व तो रखता है, लेकिन उस तरह से उन्होंने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से दिल्ली हारी थी, क्या दिल्ली हारने के बाद बिहार जीतने की उसकी ललक है या डिस्परेशन है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और इसी बात से आगे की राजनीति की दिशा और दशा तय होनी है। जाहिर सी बात है कि अगर नरेंद्र मोदी जीतते हैं, जिसकी काफी संभावना भी है, क्योंकि संभावनाएं दोनों तरफ खुली हुई है, महागठबंधन की तरफ भी और एनडीए की तरफ भी, तो ऐसे में एक नए विश्वास के साथ, एक नए निश्चय के साथ, एक नए आत्म उत्साह से भरपूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ेगी। वैसे 5 साल बीजेपी की सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो दिल्ली हारी है, अगर बिहार के साथ भी यही होता है तो जाहिर सी बात है कि कई बात निकलेंगे, और बात निकलेंगे तो फिर दूर तलक जाएंगी। तो जाहिर सी बात है ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं देश की राजनीति के हिसाब से, कि आने वाले समय की राजनीति किस तरह की होगी। क्या गैर बीजेपी दल जिस तरीके से इकट्ठे हुए हैं बिहार में, क्या पूरे देश में भी इकट्ठा होंगे, इस पर सबकी निगाहें लगी होंगी। और 2016 में 5 राज्यों की विधानसभा, जबकि 2017 में तो उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर वोटिंग होगी, और यहीं से ये तय हो जाएगा कि बीजेपी का भविष्य आगे रहता क्या है। इस बात से विनोद जी क्या इत्तेफाक रखेंगे कि कम से कम इसी वजह से पूरी की पूरी जो बटालियन है अमित शाह की, वो पिछले कई दिनों से बिहार में जमी हुई है। नहीं, देखिए, जैसे दीपक जी भी कह रहे हैं, तो हम सब जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से दिल्ली की हार के बाद इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न इसलिए बनाया है क्योंकि इस चुनाव के नतीजों पर भाजपा के अंदर की राजनीति जो है उस पर बहुत असर पड़ेगा। बाहर जो पड़ेगा तो पड़ेगा ही, भाजपा के अपने जो भीतर की राजनीति है उस पर बहुत असर पड़ेगा। इसलिए पूरी बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप वहां कैंप कर रही है। प्रधानमंत्री 40 रैलियां, मतलब मुझे नहीं याद पड़ता किसी विधानसभा चुनाव में देश के किसी प्रधानमंत्री ने इतनी रैलियां की हो। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, ये सब लीडर्स जाते थे। 10-12 रैलियां होती थी उसके बड़े स्टेट्स में, उसके बाद तो 40 रैली, पहले 20 थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी किसी हर कीमत पर इस चुनाव को जीतना चाहती है, उसके एक कारण है। दूसरी बात यह है कि देखिए, हर चुनाव से, चाहे देश कोई भी चुनाव हो, खासकर उत्तर भारत का, उससे कुछ न कुछ देश की राजनीति में फर्क पड़ता ही है। और बिहार विधानसभा सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, महागठबंधन की राजनीति भी आगे जो है, जो बीजेपी विरोधी राजनीति है, उस पर भी फर्क पड़ेगा। अगर महागठबंधन जीतता है तो केंद्र की राजनीति में भी नए समीकरण बनेंगे और नीतीश कुमार जो राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावी नेता के रूप में भरकर के सामने आएंगे। तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं इस चुनाव से। अनुज जी, देखिए, मोदी सरकार पिछले 1 साल से बार बार राज्यसभा में अटक जा रही है। यदि बिहार नहीं जीतते हैं तो यूपी को जीतने में दिक्कत आएगी, और यदि इन दोनों राज्यों को जीत जाती है भाजपा तो 2018 में राज्यसभा में उसका बहुमत हो जाएगा। और मोदी साहब जब 10 साल की बात करते हैं तो यदि आगे के वर्षों में भी उनको राज्यसभा में नहीं अटकना है तो उनको बिहार जीतना होगा। जी।
दूसरी बात देखिए, आज का चरण बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका मैं एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं आपको। जो 49 सीटें आज हैं, इनमें 7 पर भाजपा महागठबंधन के वोट लोकसभा के जोड़ लें आप तो भी आगे रहती है, लेकिन उसकी लीड 36 सीटों पर थी बीजेपी की लोकसभा चुनाव में। यानी 29 सीटें ऐसी हैं जो महागठबंधन के बनते ही उसके हाथ से निकल जाती हैं। पूरे राज्य में ऐसी 88 सीटें, उनमें से 19 आज हैं। यानी आज का चरण भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदीप जी। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जितने भी स्टेक होल्डर हैं इस चुनाव में, सबकी राजनीतिक साख दांव पर लगी हुई है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए, जो अभी अनुज जी बात कह रहे थे कि इसका असर केवल बिहार तक नहीं रहेगा, इसका असर संसद तक आएगा, सरकार की नीतियों पर इसका असर पड़ेगा, आगे आर्थिक एजेंडा किस दिशा में जाएगा उस पर भी उसका असर पड़ेगा। तो इसलिए उनके लिए ये चुनाव बहुत अहम है। उसी तरह से नीतीश कुमार को आप देखें तो उनका राजनीतिक भविष्य दांव पे लगा हुआ है। अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो वो फिर से 1995-96 की हालत में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। इसी तरह लालू प्रसाद यादव के लिए अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाने का ये अवसर। दीपक जी, बिल्कुल सर, एक ब्रेक पर जाना है। दीपक जी। तो जो हमारे तमाम तीनों मेहमान बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल रखता लालू यादव के लिए करो या मरो की बात होगी, क्योंकि अगर इस बार वो सत्ता से बाहर होते हैं तो फिर उनके लिए अपनी पार्टी को, उसके वोट बैंक को स्थापित रखना बेहद मुश्किल काम हो जाएगा। नीतीश कुमार एक छोटी सी पार्टी के नेता बनकर रह जाएंगे, और अगर जीतते हैं वो तो एक ऐसे चेहरे के रूप में डेवलप करेंगे जो आगे चलकर किसी गठबंधन का प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट भी हो सकता है। तो यही इक्वेशंस है जिससे साबित होता है चित्रा कि हाँ, ये चुनाव बिहार के कितने महत्वपूर्ण है देश और प्रदेश दोनों की राजनीति के। बिल्कुल सही कहा आपने। और बिहार चुनाव पर इंडिया न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। फिलहाल के लिए आप सब लोगों का शुक्रिया, क्योंकि 9 बजे इसी पैनल के साथ दोबारा हम बैठेंगे। ब्रेक के बाद आगे देखिए पवन सिन्हा के साथ गुड लक गुरु।